जय हिंद फ्रेंड्स, इट इज़ सैटरडे टुडे एंड 24 ऑफ जून 2023। यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा कंपाइल करके आपको एक जगह पर प्राप्त हो जाता है। जो कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें डेली का करंट अफेयर्स मौजूद है। तो ये उनको आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में है। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली पीडीएफ प्राप्त हो सकता है अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उससे पहले आपको यहाँ पे 2014 में यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको हम देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशंस आपको कल दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, ये जो बॉडी है, इस बॉडी से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस बन जाती है। कह रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, बहुत इम्पोर्टेंट ये सोसाइटी है, ये जो बॉडी है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में दिया हुआ है, उसको आपको चूज़ करना है कि क्या सही है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तीसरा जो बोल रहा है इट ऑर्गेनाइज करता है कंडक्ट नेचर ट्रायल एंड कैंप्स ऑफ जनरल पब्लिक, जो भी जनरल पब्लिक के लिए है वहाँ पे ये चीज़ें कंडक्ट करता है और चीज़ें रिसर्च भी करता है पब्लिक बेस पे। कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे पूछा हुआ है। तो पहले में क्या बोल रहा है 1 and 3 ओनली, दूसरे में बोल रहा है 2 ओनली और तीसरे में बोल रहा है 2 and 3 ओनली। चौथे में यहाँ पे 1, 2 and 3 को दिया हुआ है। कौन सा राइट आंसर है आप इसको कमेंट सेक्शंस में लिखिए, कल आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशंस इसी साथ कर दीजिए। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन क्या एक इश्यू निकल के आ जाएगी आपके लिए, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये कि देखिए, अगर आप स्टडी करना है स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए रिवीजन, वो भी रिपीटेडली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बता दूं, ये बैकबोन होता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं दूसरे दिन लेके आता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और भी रिपीटेडली रिवीजन हो जाए। और दूसरे दिन आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं, तो जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है, इसलिए चीज़ें याद भी हो जाती हैं। सिंपल वे है, मेमोराइजेशंस के लिए रिटेंशन पावर आपका अच्छा करेगा। तो ये जो फैक्ट है आप लोगों को सोच के लाया हूँ। कुछ लोग इसके बारे में क्वेश्चंस उठा रहे थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी सोलर पावर प्रोडक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए, अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत सारा बातें चल रही हैं, इसलिए क्वेश्चंस रिन्यूएबल एनर्जी से तो आना संभव है। तो यहाँ पे जो पिछले कई सालों से वार्तालाप चल रही है और उसकी वजह से ये क्वेश्चंस बना हुआ था 2014 में। तो क्या कह रहा है, फोटोवोल्टिक इज़ अ टेक्नोलॉजी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, while solar thermal is a technology that utilize the sun rays to generate heat। तो इसमें इन दोनों में अंतर है, सोलर थर्मल और फोटोवोल्टिक में यहाँ पे ये बोल रहा है, और विच इज़ फर्दर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। तो दोनों के लिए जनरेशन प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, लेकिन दोनों में व्यापक अंतर भी है, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि फोटोवोल्टिक जनरेट करता है अल्टरनेटिव करंट, तो ये AC जनरेट करता है, जबकि सोलर थर्मल DC जनरेट करता है। इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है सोलर थर्मल फोटो टेक्नोलॉजी की, लेकिन फोटोवोल्टिक की नहीं है भारत में, ये बोल रहा है। तो कौन सा सही है यहाँ पे 1 ओनली, ए में दे रहा है, बी में दे रहा है 2, 3, सी में दे रहा है 3 और डी में नन दे रहा है। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं लेक की तरफ, जो हर बार एक स्टेट का प्रोमिनेंट लेक मैं कवर कर देता हूँ। तो एक स्टेट का एक बार में कवर कर दूंगा, इसके बाद लोग बोल रहे हैं कि रिवर आप अवश्य कंप्लीट करिए। तो घबराइए मत, जैसे लेक कवर हो रहा है उसके बाद आपको रिवर दे दी जाएगी।
तो यहाँ पे भोज वेटलैंड कहाँ पे है, ये बहुत ही फेमस वेटलैंड है। इसकी अलग अलग खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये जानी जाती है। और भोजताल भोज वेटलैंड, हलाली रिजर्वायर ये कहाँ पे है, लोअर लेक भोपाल, ये देखिए भोपाल दे दिया, आप तो लोग पहचान ही गए होंगे। सीरपुर लेक कहाँ पे है, तवा रिजर्वायर कहाँ पे है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से एमपी पीसीएस में आया हुआ है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें लेके आता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है सेक्शंस, वो कोर एरिया का जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, लेक्स है, रिवर्स है, वो चीज़ें एटलीस्ट मैं कवर कर दूंगा, ताकि आपको इसके बारे में तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो पूरा एकेडमी है स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेके यहाँ पे वीडियोस लाता है, खासकर आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी लेके आता है। तो जो शंकर आईएएस की बुक है इन्वायरमेंट वाली, उसकी भी कई सारी चैप्टर्स कवर कर दी गई हैं, 18 के आसपास लगभग। और जो आपको बता दें, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आने बाकी हैं, लेकिन अभी स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे चल रहा है। दूसरी चीज़ें बता दें, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, जो स्टडी कर रहे हैं, आपके मित्र, आपके बंधु, भाई, रिश्तेदार, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आज का जो PIB न्यूज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एड्रेस किए हैं। देखिए ज्वाइंट सिटिंग यूएस की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, यहाँ पे वह 22 जून के आसपास यहाँ पे इन्विटेशन मिला था। और यहाँ के स्पीकर का क्या नाम है, तो क्वेश्चन आ सकता है, मिस्टर केविन मैकैर्थी। तो केविन मैकैर्थी यहाँ के स्पीकर हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी गए, कांग्रेस को ज्वाइंट सिटिंग का संबोधन किए हुए हैं। दूसरी तरफ WHD वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया गया है इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के द्वारा। कब, तो 21 जून को ये चीज़ें सेलिब्रेट करी गई हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। थीम की बात कर रहे हैं, थीम भी पूछ सकता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इस बार का थीम है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इसका हाइड्रोग्राफी अंडर पिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन, ये इसका थीम है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशंस अमित शाह जी मिनिस्ट्री लिए हुए हैं दोनों। ये नई मिनिस्ट्री है कॉरपोरेशंस, ये कोऑपरेशन, सॉरी कॉरपोरेशन नहीं, कॉरपोरेशन तो बिजनेस सेक्टर का हो जाएगा, कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके अंडर कोऑपरेटिव बॉडीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे एड्रेस करेंगी विटास्टा महोत्सव। तो विटास्टा किस नदी को बोला जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो विटास्टा, एंशिएंट में इस नदी का नाम विटास्टा है, और आज के डेट में इस नदी का क्या नाम है, S से नाम है, ये आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, J से नाम है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं श्रीनगर में हुई हैं। पूछ दे विटास्टा महोत्सव कहाँ पे हुई है, कौन ऑर्गेनाइज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। जोहा राइस, जो कि एक अलग खुशबू के लिए जानी जाती है, ये चावल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसकी खेती होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। ये जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो न्यूज़ में था इसलिए मैंने डाल दिया। आगे बढ़ते हैं अब एडिटोरियल की तरफ। तो वार्म वेलकमिंग हुई है किसकी, आपके देश के PM नरेंद्र मोदी जी की। तो यहाँ पे वार्म वेलकम हुई है, कहाँ पे, USA में। तो USA में जब ये पहुँचे तो इनकी वेलकमिंग के लिए लाइनें लग गई थी। यहाँ पे वाशिंगटन में जब ये पहुँचे तो ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। जोसेफ बिडेन, यहाँ पे कई सारी जो इंडिया और US में पार्टनरशिप की डीलिंग हुई है, उसको लेके एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप 21वीं सदी की उभर के आ रही है। आपको बता दें, अभी जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है, देखिए किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है। सबसे पहले तो आप चाइना को कंसीडर करिए, दूसरा रसिया को कंसीडर करिए, और यहाँ पे आप कंसीडर करिए अगर इंडिया को, और दूसरी तरफ USA को। तो ये किस प्रकार से वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। इंडिया जो है अभी USA के पास पहुंचा है, और साल में 2 बार यहाँ पे जा चुका, जिसके कारण एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप की बात बोली गई है यहाँ पे USA और इंडिया को लेके। जिसके कारण क्या होगा, चाइना यहाँ पे पहले से ही रसिया ओरिएंटेड कार्य कर रहा है,
तो जो एशिया की दो पावरफुल कंट्री हैं और तीसरी एशिया में इम्पॉर्टेंट ओहदा रखता है अपना इंडिया, तो इंडिया के नज़दीक जाना यूएस भी अब पसंद कर रहा है क्योंकि उसको सीधे रसिया एंड चाइना से भी डील करना है। तो ये इशू कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे क्रिएट कर देगी, अगर इंडिया और रसिया के रिलेशंस में कोई ब्रीच आए, कोई इशू आ जाए, कोई नई प्रॉब्लम्स निकल के आ जाएं, तो कैसे डील होगी, ये भी एक देखने योग्य बातें हैं। लेकिन इंडिया की जो डिप्लोमेसी है सदैव रशिया को लेकर न्यूट्रल रही है और चाइना से और इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, बॉर्डर इशू को लेके, कई सारी इशू को लेके, ट्रेड को लेके, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो यूएस से है यहाँ पे इन सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया को भी इससे बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जियो पॉलिटिक्स का सीनेरियो था जो अभी आपको मैं बताया कि किस प्रकार से शिफ्टिंग हो रही है वर्ल्ड में, लोग एक दूसरे कंट्री को कैसे फेवर करने लग रहे हैं क्योंकि उनकी अलग अलग डिमांडें आ रही हैं वर्ल्ड में, ग्लोबली निकल के अलग अलग डिमांड्स आ रही हैं। तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई ने कई सारी चीज़ों को वास्टली चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट अभी बराक ओबामा साहब का ये कमेंट आया है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन ये तो क्वेश्चन करिए माइनॉरिटी जो राइट्स हैं इंडिया में वो सेफ़ है कि नहीं। यहाँ पे ये बराक ओबामा क्वेश्चंस करते हुए नज़र आए मीडिया से। तो यहाँ पे यहाँ के जो बिडेन है प्रेसिडेंट, वो कह दिए उनका वो कंसर्न है, वो इंटरव्यू के समय में वो चीज़ें वो देखेंगे। ठीक इसी प्रकार की फेज अगर बात करी जाए आपकी, तो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में भी जो इनका अभी नरेंद्र मोदी जी का जलवा था, ऐसे ही मनमोहन सिंह का 2009 में भी इसी प्रकार की पार्टनरशिप की भी बात करी गई थी। तो देखिए दोनों इसी टाइप की पार्टनरशिप की बातें करी गई थी 2009 के आसपास, लेकिन उस समय उतनी कुछ चीज़ें हो नहीं पाई थी, उतनी सक्सेस मिल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे पहला जो डिकेड था वो किस प्रकार से गया, अब जो मोदी के समय में जो डीलिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड ना हो, इसके लिए इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि न्यू डील इन्वॉल्व कर रहा है हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशंस। तो यहाँ पे सिक्रेसी की भी बात करी जा रही है, डाटा लीकेज ना हो, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो वो इशू ना हो, उसकी भी बातें बोली जा रही हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें बोली जा रही हैं, एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों में भी डील और कोऑपरेशंस की बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से मिलकर प्रोडक्शंस करी जाएगी जेट इंजन्स इंडिया में। तो जेट जो इंजन है इंडिया में बनने की तैयारी में आ गया है ये फेज। अब देखते हैं किस प्रकार से इंडिया में ये चीज़ें आती हैं, आने वाले 3 सालों में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ट्रेल ब्लेजिंग बताई जा रही है, एक सनसनी चीज़ें कि किस प्रकार से अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया में अब होंगी। तो 11 नेशंस की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। क्या मिनरल सिक्योरिटी आपकी कि ये जो डिसीजन लिया गया है ज्वाइन करने के लिए, ये मिनरल्स, कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो मिनरल उनके पास बहुत सारी हैं, तो उन कंट्री से भी हमारी अच्छी खासी मित्रता है, अच्छी खासी रिलेशंस हैं हमारी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल 1-2 कंट्री से रिलेशंस है, बहुत सारे ऐसे मिनरल रिच कंट्री हैं वर्ल्ड में जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। वहीं चाइना की अगर बात करें तो ग्लोबल मोनोपोली भी है उसकी। ग्लोबल मोनोपोली किस फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में है और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो उसके मोनोपोली चलती है। तो कोऑपरेशंस भी क्रिटिकल्स यहाँ पे होती चली जा रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से क्लीन एनर्जी को भी उपयोग करना है, फ्यूचर कोऑपरेशंस की बातें बोली जा रही हैं। अंततः अगर इंडिया की बात करी जाए तो ये जो मूव है 27 नेशंस आर्टेमिस एकॉर्ड फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशंस, तो ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड है ये स्पेस एक्सप्लोरेशंस को लेकर स्पेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी लिए ये चीज़ें हुई थी। तो नासा इसरो की पार्टनरशिप है, ये भी याद रखिएगा। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आल्सो कैटापुल्ट इंडिया एम्बिशंस इन द स्पेस, तो इसमें भी ये मदद कर सकता है। नासा इसरो का ज्वाइंट पार्टनरशिप भी हो सकती है, किस प्रकार से स्पेस में अपने लोगों को लेके जाना है उसमें भी योगदान दे सकता है, क्योंकि यूएस के पास
टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एग्रीमेंट चल रही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी वो आपको लगभग एक सप्ताह में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो जेट की डील हुई हैं इसमें सिग्निफिकेंट क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पॉलिसीज़ में। जैसे कि रसिया वार जब यूक्रेन पे किया और चाइना कन्फ्रंटेशंस के साथ यहाँ पे चाइना भी कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों पे इशू क्रिएट कर रहा है अपने नेबर कंट्रीज़ में, ये भी एक इशू है। तो दिल्ली यहाँ पे किस प्रकार से इन सब चीज़ों से अलग रह सकता है। जैसे कि बात करी जाए इंडिया की, तो जब भी रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है किसी प्रकार से, तो इंडिया को यहाँ पे इंडिया अपने आप को साइडवेज रख रहा है, किनारे कर रहा है, इस सब इशू में नहीं पड़ना चाहता और यहाँ पे साइलेंट तरीके से रहता है, क्योंकि इंडिया और रसिया का जो फ्रेंडशिप है बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो अभी तो इंडिया और यूएस नए नए मित्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कितना लंबा ये चलता है, लेकिन रसिया को छोड़ देना ये मूर्खता होगी कहीं ना कहीं। इसीलिए ये सब चीज़ें, ये जो डील चल रही हैं वो वर्ल्ड की निगाहें इस डील पे हैं। दूसरी तरफ डिफ़िकल्टी ये है। और तीसरी जो चीज़ें आपको बता दूँ, तीसरी कि इंडिया इस सब चीज़ से कैसे भागेगा कि अगर ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस भी हो रहा है इन कंट्रीज़ में, तो किस प्रकार से ये निकल के आ रहा है, क्या इसमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस लोगों के सामने निकल के आ रहा है। तो जो भी डेमोक्रेसी है यहाँ पे बात करी जा रही है, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस उठा रही हैं। उसी समय जब ये गए थे यूएस में, तो 75 यूएस के मेंबर यहाँ पे कांग्रेस में बिडेन को लेटर लिखे कि ये जो डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ मोदी के खिलाफ 75 लोग अपना बिडेन से बात भी किए, जिसके कारण ये इशू नज़र भी आ रहा है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि जो लिबरल डेमोक्रेट हैं, लॉ मेकर हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं और यहाँ पे बाइकआउट कर रहे हैं मोदी के जॉइंट सेशंस कांग्रेस के एड्रेस को। तो जो यहाँ पे उबर लिबरल डेमोक्रेट हैं, यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हुए नज़र आए हैं। तो ये सारी इशू निकल के आ रही हैं, जो वो सारी आपके सामने यहाँ पे रख दी गई। मोदी जो इसके रिस्पांस में आए कि बिडेन ये बताएं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो माइनॉरिटी के लिए और डिस्क्रिमिनेशंस उनके साथ होंगी, वो डील करी जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो डिनाई कर रहे हैं। और वो दूसरी चीज़ें ये बोली गई कि जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही है माइनॉरिटी के खिलाफ, यहाँ पे मोदी आउटराइटली रिजेक्ट भी करते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं, आपको लग रहा है इंटरव्यू में ये बातें बोली गई हैं, आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। तो जो भी ये बातें बोली गई हैं कि डिस्क्रिमिनेशंस हो रही है माइनॉरिटी के खिलाफ, वो सीधे मोदी यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए नज़र आए हैं। जो राइट की इशू है, जो अधिकार की इशू है, यह कोई बायलैटरल कंसर्न नहीं है। यहाँ पे बिडेन ये भी बातें बोले हैं और जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर कट बातें बता दी गई हैं कि जो भी चीज़ें दोनों कंट्री के साथ हो रही हैं वो टेक ट्रांसफ़र की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पे इंडिया और यूएस का जो डील है, उस डील को हम लोग अच्छे से अभी आपको देखें, लेकिन आपको बता दें ये कोई कंप्लीट डाटा इन्फॉर्मेशंस अभी नहीं आई है। अभी आने वाले समय में आगे और भी चीज़ें आनी बाकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जेंडर गैप को लेके एडिटोरियल आई हुई है, उसको हम ये यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया जो है 8 प्लेस जेंडर गैप इंडेक्स में है। गैप है, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, अभी क्वेश्चंस में किया था तो आपको बता दें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को निकालता है। तो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 निकाला, जिसमें भारत का 127वां 146 कंट्री में से रैंक निकल के आया और जो डिस्प्लेस हुई है वो 8 रैंक यहाँ पे डिस्प्लेस होती हुई नज़र आ रही है।
हम लोग बात करें जाए तो हम लोग बांग्लादेश से, नेपाल से, इन कंट्री से भी पीछे हैं, श्रीलंका से, इन कंट्री से हम पीछे चलते हुए नज़र आ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की जब बातें निकल के आती हैं। क्या क्या कंसीडर करता है, क्या इंडेक्स कंसीडर करता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस क्या हो रही है मेल और फीमेल में, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस प्रकार की शिक्षा गुणवत्ता है, किस प्रकार से मेल और फीमेल में बराबर का शिक्षा चल रहा है, बराबर का स्वास्थ्य और सर्वाइवल कैसे चल रहा है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है। ये इन मुद्दों को लेके ये इक्वालिटी को मेजर करता है, किसमें, मेल एंड फीमेल में। तो यहाँ पे यही सब चीज़ों को लेके बातें बोली जा रही हैं कि कम से कम 40% इन लोकल गवर्नमेंट्स आज के समय में अगर दी गई है तो 73वां 14वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई थी, ये पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी जो चीज़ें आई थी इन्हीं एक्ट के अंतर्गत आई थी। तो यहाँ पे 40% लोकल गवर्नेंस में दी गई है। लेकिन अभी जो बात करी जा रही है 2006 के आसपास में वुमेन रिजर्वेशंस बिल की भी बात करी गई और इंट्रोड्यूस किया गया 1996 में। तो यहाँ पे प्रपोज किया गया था क्या, 33% जो सीट होगी लोकसभा में रिजर्वेशन जाएगी, स्टेट असेंबली में यहाँ पे भी रिजर्वेशंस की बातें बोली जा रही हैं, जो कि अभी भी इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं हुई हैं। नागालैंड पहली ऐसी स्टेट यहाँ पे अभी दिख रहा है, मतलब नागालैंड के अंदर यहाँ पे पहली बार ये चीज़ें हुई हैं कि 1963 में जब स्टेट फॉर्म हुआ उसके बाद से पहली 2 MLA चुन के आई आपकी 2023 में। तो ये इश्यू निकल के आ रहा है, सारी डिटेलिंग जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे वो चीज़ें। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो वुमेन है ना उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी को लेके क्वेश्चंस मार्क उठाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया नीचे से भी नीचे है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं क्योंकि लेस देन 40% ऑफ पैरिटी है, आपको बता दिया जाए मेल और फीमेल को अगर कंसिडर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरा जो कंसर्न यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंडिया की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, सर्वाइवल में देख लीजिए, यहाँ पे सेक्स रेशियो में देख लीजिए, तो जो भी सेक्स रेशियो है, क्या होता है सेक्स रेशियो, कितनी फीमेल हैं 1000 मेल पे, ये सेक्स रेशियो होता है। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये बोली, इन सारी चीज़ों में डिफरेंसेस है। क्या इम्परेटिव है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, क्या आवश्यक है, यह यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि एजुकेशंस और स्कूल को देखने की ज़रूरत है कॉलेज में। और दूसरी तरफ जो पेड वर्क होना चाहिए कि वुमेन अगर कार्य करती हैं उनको इक्वल पेड होना चाहिए, और वुमेन जो होनी चाहिए उनकी सिक्योरिटी, और जो अनपेड हैं वर्क, जैसे कि घर में हमारी माँ बहनें जो कार्य करती हैं उनके लिए तो उनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। तो क्या ऐसी भी कोई चीज़ें आ सकती हैं? आप लोग कितने हद तक सहमत हैं कि जो भी आपकी मम्मी बहनें कार्य करती हैं उनको उनके लिए पेमेंट देना चाहिए? कितने परसेंटेज लोग यहाँ पे सही हैं? यहाँ पे जो सहमत हैं कि हाँ मिलनी चाहिए वो यस लिखें, जो सहमत नहीं हैं वो नो लिखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ के लिए पेड भी नहीं किए जाते हैं। तो ये अपनी मास पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल 50% फीमेल है और 50% मेल है, तो हम 50% को छोड़ के डेवलप नहीं कर सकते। ये यहाँ पे ये इशू निकल के आ रही है। पेंडेमिक में भी बातें करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, वुमेन को यहाँ पे ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा है। तो घर में रहते रहते मेल भी कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस के इशू निकल के आए हैं, घर में उनके ऊपर लोडें बहुत ज़्यादा हो गई फीमेल के ऊपर, वो अपने जॉब को छोड़ के घर की चीज़ों को भी देखना शुरू करी। यहाँ पे वो हर प्रकार की इशू को फेस करता हुआ नज़र आए, और ये जो पेंडेमिक आया चीज़ों को बदल के भी रख दिया, क्योंकि अर्ली मैरिजेस शुरू हो गए थे, बहुत सारे पुअर पैटर्नल चाइल्ड हेल्थ, ये सारी इशू कहीं ना कहीं निकल के आई। कुछ कॉजेज़ को हम देखेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के क्या कॉजेज़ हैं, बैकग्राउंड में जाके इनका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेंस पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहाँ भी अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशंस में अनइवन है, यानी इक्वालिटी एजुकेशंस में भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी भी नहीं है, और जो दूसरी चीज़ें ये बोली जा रही हैं कि जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं लॉ को लेके वो भी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं। बॉडी जो ऑटोनॉमी है वो भी इनकी नहीं है, यानी इनका बॉडी फीमेल बार बार कहती है इट इज़ माई बॉडी माई राइट्स,
तो यहाँ पे इनका जो बॉडी है इनके विश और विल के अनुसार होना चाहिए, यानी इनको हक होना चाहिए, इनको राइट होना चाहिए कि इनकी बॉडी है ये इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगी। पुअर मेडिकल केयर महिलाओं के लिए ये भी एक इशू क्रिएट करता है, जो कि मेल के लिए अलग तरीके से चीज़ें डील होती हैं। लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की भी बातें बोली जा रही हैं, जो कि इक्वालिटी को यहाँ पे दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे इशू निकल के क्या आ रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम अगर किसी को नहीं दी जा रही है फीमेल को, वो सीधे इकोनॉमिक हैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इकोनॉमिक हैम्पर करता है, इसका रिलेशन है स्ट्रांगली, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की भी बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में कितने परसेंट वुमेन का पार्टिसिपेशन है, असेंबली में स्टेट की कितने परसेंट वुमेन का पार्टिसिपेशन है, म्यूनसिपैलिटी में कितने परसेंट वुमेन का पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। रेसिज्म की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रेशियल प्रॉब्लम्स को लेके गुजर रहे हैं, रेशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सोसाइटल माइंडसेट जो है, पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये सब चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के ये सारी चीज़ें डील हो सकती हैं। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके सहायता से ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करी जा सकती हैं अगर इस पर अच्छा बजट खर्च किया जाए। तो यहाँ पे जो जॉब में है, जॉब की एम्प्लॉयमेंट में ही बहुत सारे लोगों को जॉब इसलिए भी नहीं दिया जाता है कि मान लीजिए वो शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो उनको मैटरनिटी लीव भी देनी पड़ेगी और यहाँ पे सैलरी भी हाफ देनी पड़ेगी। तो ये इशू निकल के आता है, जिसके कारण ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए और कम से कम ऐसे स्टेप लेने चाहिए, ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो। जेंडर इक्वालिटी की जब बात आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आ ही जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही यहाँ पे अल्टीमेटली जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया वो आपको बता दें तो 2015 से लेके 2030 तक ये इसका डाटा है। इससे पहले कौन सा डेवलपमेंट गोल चल रहा था तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये 2000 से लेके 2015 तक ये चीज़ें आई और ये 2015 शुरुआत से 2016 से लेके 30 तक ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो आता है इसमें पॉवर्टी रहेगी तो लोगों को स्वास्थ्य खराब होगा लोगों की और एजुकेशंस नहीं ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें वेलबींग को लेके क्वेश्चंस उठाएगा। तो अगर लोग गरीब हैं तो अपने आप को किसी भी रूप में किसी भी एक्शंस एक्टिविटी और किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होते हुए नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल गरीब है तो IS में चले गए, गरीब है तो तालिबान बन गया, गरीब है तो शिक्षा नहीं होगा, तो सोचने समझने की जो स्किलिंग है, जो कैपेसिटी है, वही डिमिनिश हो जाएगी। तो गरीबी सबसे पहले टारगेट किया गया है, क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। दूसरा जो जीरो हंगर पे फोकस किया जाए, लोग भूख से कम नहीं मरें। तीसरा हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन जो है क्वालिटी दी जाए कि अच्छी एजुकेशन होगी, ऐसा नहीं कि हाँ एजुकेशन मिल रहा है लेकिन एजुकेशन मिलने के बाद क्लास 3 के बच्चे को ये नहीं मालूम हो रहा है कि ABCD क्या होता है। तो यहाँ पे कैसे उस एजुकेशन की वैल्यूज़ क्या है, वर्दीनेस है कि नहीं है, आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी की आती है। तो ये जो बात है अभी जेंडर इक्वलिटी की बातें हो रही हैं और ये 5वें में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जुबानी एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ इसको। छठा जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस की बातें बोली जा रही हैं। 7वें में एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, तो इस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के समय में आ जा रहा है क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ वर्ल्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की 8वें में बात करी गई है। 9वें में इंडस्ट्री इनोवेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बोली गई हैं। 10वां जो है रिड्यूस इनइक्वालिटी की बातें बोली गई हैं, जो लोगों में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। 11वें में सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बातें बोली गई हैं ताकि जो सिटी हो वो सस्टेनेबल हो, ये नहीं कि वहाँ पे पॉल्यूशंस हो, एयर पॉल्यूशंस हो, सॉइल पॉल्यूशंस हो, साउंड पॉल्यूशंस हो, हर प्रकार की पॉल्यूशंस हो। और सस्टेनेबल सिटी कैसे कही जाएगी, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये सस्टेनेबल सिटीज़ बनाई गई है। 12वां जो कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर सभी लोग पालन करने लगे तो पॉल्यूशंस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस, तो ये क्या कहता है, अगर कोई कंट्री चाइना है मान लीजिए, तो वो
इतना प्रोडक्शंस कर रही है कि जो नीड है और थोड़ी सी एक्सपोर्ट कर सके, उसके हिसाब से अगर कर रही है तो पोल्यूशंस लिमिटेड होगी। लेकिन अगर वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शंस करेगी कि केवल हमें ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, ये मैटर नहीं रखता कि कितना पोल्यूशंस करना है, तो ये किस प्रकार से चीज़ें जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशंस वो चीज़ें फैलाएंगी जिसके कारण प्रदूषण और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और ये केवल सरप्लस प्रोडक्शंस पे ही फोकस करती हुई नज़र आएंगी। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी नागरिक की तरफ यहाँ पे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, कंट्री और स्टेट को सोचना चाहिए कि कितना हमको प्रोडक्शंस करना है, कितना कंजम्पशंस करना है। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशंस की बात करी जाए तो अगर कोई एक पीपल है, जैसे कि मैं ही हूँ अगर, तो मैं कितना मेरी नीड है उसको देखकर अगर मैं कंजम्पशंस करता हूँ तो ये सही है। लेकिन अगर शौक से अपने फैशन के हिसाब से ये चीज़ें कर रहा हूँ तो कितनी हद तक ये चीज़ें सही है। फॉर एग्जांपल अगर गांधी जी ने ये बातें बोली थी कि अगर आप अपनी नीड के अनुसार इस पृथ्वी का रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन अगर अपने ग्रीड के लिए, लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पृथ्वी कुछ ही लोगों के लिए भी नहीं है, यानी कम पड़ जाएगी इस पृथ्वी की रिसोर्सेस की बातें बोली गई थी। 13वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चंस आया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बचा हुआ है, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए सारे टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। 14वां जो बात बोली जा रही है, लाइफ बिलो वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी बातें बोली गई हैं। 15 में लाइफ ऑन लैंड की, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 में, पार्टनरशिप फॉर द गोल, सभी को मिलके आने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दिया मैं। आशा करते हैं ये जेंडर इक्वलिटी को लेके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। इंडिया और इजिप्ट की जो अभी सबमिट हुई है उसको लेके यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। तो इतिहास को अगर हम देखते हैं इंडिया और इजिप्ट को, तो हमें ये मिलता है कि बहुत पुराने समय से ही, हड़प्पा के पहले से ही यहाँ पे इंडिया का रिलेशंस यहाँ पे चला आ रहा है। किससे? इजिप्ट से। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। तो मिस्र कंट्री से हमारी बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस लिंक भी माना जाता है। तो 2750 के आसपास हड़प्पन के समय में भी ये चीज़ें देखी गई। तो क्या देखी गई? फरो सहूरे ने एक शिप भेजा यहाँ पे लैंड ऑफ पंथ पे। तो इसे इंडिया हिस्टोरियन जो हैं इसे इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये लैंड ऑफ पंथ जो है इंडिया के नाम से यहाँ पे जानते हैं, इसको इंडियन तरीके से देखा जाता है। इजिप्टियन ममीज की बात करी जाए तो जो कपड़े उनमें लपेटे जाते हैं मुस्लिम, वो डाई किए जाते थे इंडिगो यानी नील से, वो इंडिया में बने होते थे। ये दोनों चीज़ें मुस्लिम और इंडिगो ये दोनों इंडिया में बने हुए थे। तो बहुत पुराने समय से यहाँ पे रिलेशंस है, हिस्टोरिकली यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। क्यों ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं? आपको बता दें, प्रधानमंत्री आपके यूएसए गए हैं, यूएसए से सीधे इजिप्ट जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए इजिप्ट की भी इशू निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएंगे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी तरफ बता दें कि जो डीकोलोनाइजेशंस है और नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट चलाई गई थी और उसके बाद से ही कई सारी चीज़ें डेवलप हुई, जैसे कि इजिप्टियन बॉलीवुड, फ्रेंजी, आपकी जो बॉलीवुड की पिक्चर होती है वहाँ पे भी चलती हैं। बॉलीवुड में इजिप्ट की म्यूज़िक भी इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान आज के समय में भी चलता है। ये सारी चीज़ें, इंडिया की ट्रेड की बात करी जाए तो इंडिया की ट्रेड भी बहुत सारी कंट्री से वहाँ पे है। अरब कंट्री की बात करी जाए यहाँ पे, जो कि हम देखते हैं $6 मिलियन के आसपास 22-23 की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ बात करी जाए तो ये 70% के आसपास प्रीवियस ईयर यहाँ पे डिक्लाइन भी हुआ है, जो कि यहाँ पे पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट की बातें बोली जा रही हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं। जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से रसिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाता है वेस्ट कंट्री, जिसके कारण वो ऑयल, गैस, नेचुरल गैस ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे रसिया का जो फ्रेंड इंडिया है वो ऑयल को लेता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी बहुत कम दाम में, जिसके कारण यहाँ पे 17% की गिरावट आ रही है।
इंडिया और इजिप्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पे 38 इंडिया की यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, 38 रैंक होती है। दोनों कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे 50 प्रोजेक्ट जो कि 3.1 बिलियन के आसपास इंडिया का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रहा है, जो कि हाफ ऑफ द सम कंट्रीब्यूट कर रहा है केवल एक ही कंपनी। ये सिर्फ चीज़ें यहाँ पे बात बोल रहा है। ये कंपनी कौन है, यहाँ पे ओपन चीज़ें नहीं हुई हैं। ये चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बोली जा रही हैं। इजिप्ट हैज इन्वेस्टेड 37 मिलियन इन इंडिया, तो 37 मिलियन डॉलर इंडिया में ये इन्वेस्ट किया है। और जबकि बात करी जाए, ये अभी भी 50,000 इंडियन यहाँ पे रह रहे हैं, जो नियरली ए फिफ्थ ऑफ देम अभी इनमें से स्टूडेंट हैं जो पढ़ने पहुँचे हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं कि इजिप्ट एक बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशंस भी 1.5 मिलियन के आसपास है, इकॉनमी भी 378 बिलियन डॉलर की है, और पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इसका क्वाइट सिमिलर है इंडिया से अगर तुलना करते हैं तो। लेकिन इजिप्ट की लार्जेस्ट इंपोर्ट जो है यहाँ पे रिफाइंड पेट्रोलियम की है और व्हीट की है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले यूक्रेन और रसिया, ये दोनों कंट्री हैं एक्सपोर्ट करती थी व्हीट। किसको? डायरेक्टली इजिप्ट को ये व्हीट एक्सपोर्ट करती थी, जिसके कारण अगर युद्ध हो रहा है तो बहुत सारे लोग अफ्रीका में खाने को मोहताज होते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ कार्स, कॉर्न, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है कि ये एक्सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए इसको इंडिया को इस सब चीज़ की तरफ जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। इजिप्टियन गवर्नमेंट भी एक प्रकार से एम्बिशन अपना दिखा रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके एजेंडा को आप सही करिए। तो क्या क्या वो डिमांड रख रहे हैं? 49 मेगा प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैरो। तो जो कैरो है उसको रिनोवेट करने की बातें बोली जा रही हैं। इजिप्ट की राजधानी कैरो है, तो यहाँ पे 58 बिलियन डॉलर ये भी खर्च हो जाएगा। 25 मिलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी डिमांड रख रहे हैं। 23 बिलियन हाई स्पीड रेल बनाने की। तो भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउटपुट भी हम देखेंगे, ऐसे ही नहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 2015 से 19 तक इजिप्ट की बात करी जाए तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आम इंपोर्टर भी ये कंट्री रही है। तो इसलिए बात करी जा रही है आज के समय में इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इस फील्ड में घुसने की, क्योंकि इंडिया भी आर्म्स एम्यूनिशंस अब लोगों को देने लगा है। इजिप्टियन इकॉनमी की बात करी जाए तो एक सीरियस क्राइसिस है। यहाँ पे इसकी इकॉनमी सही तरीके से चल नहीं रही है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर है। तो ये एक इश्यू है जिसको देखने के लिए, जिसको समझ के इंडिया को हाथ डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली यहाँ पे चलेंगे। तो ह्यूज फिनेंशियल कमिटमेंट यहाँ पे जो चलेगी, स्टेट इकॉनमी, पैंडेमिक, ग्लोबल स्लो डाउन, यूक्रेन जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ टूरिज़्म भी यहाँ पे बहुत सारा गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है। देश में इनके इन्फ्लेशंस की बातें बोली जा रही है। 30% इन्फ्लेशन चल रही है। करेंसी भी अपनी हाफ ऑफ द वैल्यू को खोती हुई नज़र आ रही है 2022 से फरवरी से। तो फॉरेन एक्सचेंज स्कार्सिटी यहाँ पे ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। किस प्रकार से व्हीट से डील करेंगे? 3 बिलियन बेल आउट पैकेज भी IMF से यहाँ पे 6 मंथ पहले मिलता हुआ, नेगोशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए गल्फ़ कंट्री की, तो गल्फ़ में जो अरब स्टेट है, पहले यहाँ पे इजिप्टियन इकोनॉमी के लिए 330 बिलियन डॉलर के लिए राजी हो गया था, लेकिन अभी वो भी जो इच्छा है वो व्यक्त नहीं किया है। वो अपना यानी उस मुद्दे से ये भटकता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखता हुआ नज़र आ रहा है। रिलक्टेंट है, इच्छुक नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इजिप्ट की किस प्रकार से हालत है और इंडिया जो पहुंच रहा है क्या डील करेगा, यहाँ पे वो सब चीज़ों की बातें अब डील करने के बाद देखी जाएंगी। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है किस प्रकार से डील करे, लेकिन इजिप्ट का जो ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, जो लालच इजिप्ट देगा, उस पर हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। सोच के अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए, नीड के हिसाब से कार्य करना चाहिए, रैशनल एक्टिविटी यहाँ पे लेनी चाहिए।
तो ये क्या दे सकता है, एक्जिम लाइन ऑफ क्रेडिट। एक्जिम क्या है, एक बैंक है। एक्जिम का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये एक बैंक है जो आपको क्रेडिट सपोर्ट करती है। बार्टर सिस्टम, आप हमको आम दे दीजिए, हम आपको इमली दे देंगे, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बहुत एंशिएंट सिस्टम है, इसको बोला जाता है। रूपी में ट्रेडिंग करने के लिए बोल सकता है। ये भी चीज़ें इशू हैं कि रूपी में ट्रेड करेगा तो रूपी हम लोगों का स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलानी है, वो सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आ रही हैं। देखते हैं आगे किस प्रकार से डीलिंग होती है। इंडिया और इजिप्ट की जो अभी आपको स्टोरी सुनाया, जो रिलेशन सुनाया, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइन बैलेंस, यहाँ पे फाइन बैलेंस जो अभी एडिटोरियल निकल के आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फाइन बैलेंस क्या है ये आपको बता दें। अभी रिसेंटली यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने करी है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पहले ये बोला था कि ये कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये देश में लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये पूरा अपने पीक लेवल पे पहुंच चुकी हैं। पुनः ये चीज़ें अपने ही बातों से लॉ कमीशंस मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लाने के लिए प्रेरित कर रहा है और अपने कमेटी में इसका डिस्कशंस भी चालू हो गया है। तो ये यूसीसी किस आर्टिकल में पड़ता है, तो आर्टिकल 44 में ये चीज़ें ओपनली मेंशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपका डीपीएसपी में आता है। ये किस पार्ट में आता है, जल्दी से कमेंट सेक्शंस में लिखिए। क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल लॉ की बातें बोली जाती हैं, ये यूसीसी की जब भी बातें आती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले तो ये सोच लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो ये मान लीजिए मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, ये पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये ज्यूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, इन सारे लोगों के लिए एक लॉ बन जाए तो क्या ये धर्म पे फिट करेगा सारे धर्म के लोगों को। यहाँ पे वही चीज़ें लाने की बातें बोली जा रही हैं कि सारे लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाएगा, एक प्रकार का लॉ सारे लोगों को मानना होगा, एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा, सारे लोगों को फॉलो करना होगा। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें बोली जा रही हैं जो क्वेश्चंस उठाती हैं, पर्सनल रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो भी फैमिली की रिलेशंस है किस प्रकार से फॉलो करेगी अपने इंडिविजुअल रिलीजन को, उसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उसमें इंटरफेरेंस की बातें चल रही हैं। तो ये इशू निकल के आ रही है। दूसरी तरफ जो जस्टिफिकेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ इंटरनल लॉ रिफॉर्म, ये वॉलंटरी होना चाहिए यूसीसी। तो अगर आप इच्छुक हैं कि इस प्रकार से, तो आपका ग्रुप आएगा जैसे कि मुस्लिम ग्रुप, तो जो मुस्लिम ग्रुप है वो चीज़ें आएंगी और इसको एक्सेप्ट करे अगर अपने इच्छा से वॉलंटरी, तो बहुत बेटर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की जो बातें बोली गई हैं और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की जो बातें बोली गई हैं, ये कुछ नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल है वॉलंटरी एडॉप्शन ऑफ यूसीसी। तो जो आपकी पहले की चीज़ें बोली गई हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये एक्ट कब आया 1954 में, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में आया, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट जब आए तो वॉलंटरी बेसिस पे आए, कोई इनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया, किसी पे थोपा नहीं कि ये हम ला रहे हैं और आपका बात नहीं मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको जीने का हक है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी आज के डेट में ये चीज़ें लेके आ रही हैं। तो लव जिहाद लॉ यहाँ पे प्रोहिबिट करता है इंटरफेथ मैरिज, बेसिकली वायलेट करता है स्पिरिट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो लव जिहाद, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, या फिर उल्टा दोनों को हम कर सकते हैं, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, तो यहाँ पे इसको लव जिहाद में आ रहा है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट को कहीं ना कहीं 1954 वाले वायलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आज के कंसर्न में अगर बात करें तो यहाँ पे एडिटर यही सब बातों को लेके आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर वॉलंटरी चीज़ें हो रही हैं, सबकी सहमति से हो रही हैं, तो ये बेस्ट कंसर्न होगा। बहुत सारे रीजनल भी डिफरेंसेज हैं, जैसे कि केरला एबोलिश किया है हिंदू जॉइंट फैमिली 1975 में, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्टर करे गए हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में 1876 वाले लॉ के अंतर्गत। असम भी 1935 में जो लॉ किया, एडॉप्शन हुआ। ये कश्मीर मुस्लिम की भी इसी में चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम यूनिफॉर्म कैसे करेंगे, ये एक प्रॉब्लम चैलेंज निकल के आ रहा है।
आज के समय की अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जीव सारे लोग गवर्न किए जाते हैं अपने पर्सनल लॉ, उनका एक पर्सनल रिलीजियस लॉ है, उसके अनुसार गवर्न करे जाते हैं। तो लोगों की अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसको हम कैसे हम पर कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अलग आस्था, इमोशंस, रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है। दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये निकल के आती है कि अगर रिफॉर्म करी जाए हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत, तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट इंसिस्ट वन सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट ये बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करता है कि सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हो, जबकि दूसरी तरफ बातें करी जा रही हैं सप्ताब्दी क्या होता है? 7 स्टेप्ड अराउंड फायर। जो भी हम लोग शादी के समय में 7 फेरे लेते हैं उसको सप्ताब्दी बोला जाता है। और दत्ता जो होता है इनवोकेशंस बिफोर फायर, तो ये इनवोकेशंस बिफोर फायर होती है। ये सब किस सेक्शंस में? सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में है, ये 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ये चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन है। तो ये जस्ट लाइक मनुस्मृति जो कि 8.227 में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि मैरिज इज कंप्लीटेड ऑन द 7th स्टेप। जब तक आप 7वां फेरा नहीं लेंगे मैरिज आपकी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए 7वें फेरे को महत्व दी जाती है। 7 फेरे का कितना इम्पोर्टेंस भी है अपने भारतीय कल्चर की बात करी जाए। उसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं तो इसमें भी ये चीज़ें मेंशन है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हों तब तक कंप्लीशन नहीं मानी जाती है। लॉ के अनुसार भी ये बातें बोली जा रही हैं। सपिंदा रिलेशंस क्या होता है यहाँ पे? तो एडॉप्शंस की बातें बोल रहे हैं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली रूल्स 2 आर बेस्ड ऑन द हिंदू पर्सनल लॉ। तो ज्वाइंट फैमिली जो हिंदू की है वो भी पर्सनल लॉ के अनुसार ये चीज़ें चल रही हैं। मोस्ट सरप्राइजिंगली क्या बातें हैं ये निकल के आ रहा है जो मैं भी नहीं जानता था, आज इस एडिटोरियल के माध्यम से हमको भी पता चला है। बताइए, ये लॉ के हैं जो एक्सपर्ट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, उनका ये एडिटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप कह रहे हैं, जब 2 हिंदू मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आता है। सेक्शन 20A 1976 में डाला गया था। तो वे कंटिन्यू कर सकते हैं हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार। लेकिन यही चीज़ें अगर बात करी जाए, 2 मुस्लिम मैरी करते हैं तो इस लेगिस्लेशन के अंतर्गत, तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ नो लॉन्गर गवर्न देम, तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और सबसे अद्भुत चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, अगर कोई पर्सन हु रिनाउंसेस हिंदुइज़्म, जो हिंदुइज़्म को नकार देता है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको भी समझना चाहिए। जो हिंदुइज़्म को छोड़ देता है, हिंदू धर्म को छोड़ देता है, फिर भी उसको हिंदू पर्सनल लॉ ही गवर्न करती हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिटी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे ये एडिटर बोल रहा है यूनिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी हो रही है तो वॉलंटरी बेसिस पे होनी चाहिए। हर धर्म, हर तबके, हर क्लास के लोगों को यहाँ पे वॉलंटरी पार्टिसिपेशंस होनी चाहिए। यहाँ पे होमोजीनिटी की बातें बोली जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे कई प्रकार के इशू निकल के आ जाएंगी। इसी के अनुसार अगर 21वां लॉ कमीशन 1518 में जो बनाया गया वो बोल्डली फेवर किया इक्वालिटी बिटवीन मैन वुमेन कम्युनिटी रेदर देन एमिंग एंड इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटी। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। और ये जो कोड बनाया गया, प्राइमरी गोल इसका क्या था कि जो लॉ होगा वो इम्पोर्टेंट होगा और यूनिफॉर्म लॉ से ज़्यादा, तो जो लॉ है वो यूनिफॉर्म लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, न कि यूनिफॉर्मिटी लॉ की बातें बोली गई हैं। तो भारत में जो सेकुलरिज्म है उसका अलग पहचान है। भारत का सेकुलरिज्म क्या कहता है कि इंडिया जो कंट्री है उसके जो स्टेट हैं, इंडिया और स्टेट दोनों के लिए कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया का स्टेट, इंडिया की कंट्री किसी भी एक स्टेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई भी चीज़ें स्टेट के रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती हैं। यानी इंडिविजुअल की यहाँ पे चॉइस होगी कि वो किस रिलीजन, किस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है। तो दोनों सेपरेट हैं, रिलीजन और स्टेट इंडिया में दोनों सेपरेट हैं।
दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ रिएक्टिव कल्चरलिज्म एमंग डिफरेंट कम्युनिटी। तो भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, किस प्रकार से आप ये चीज़ें लाएंगे, ये भी क्वेश्चंस रिमार्क निकल के आ रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ MPL की बातें बोली जा रही हैं। ये समझने योग्य बात है, MPL और इस्लाम दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं, ये भी एक इशू निकल के आ रही है। मुस्लिम की जो पर्सनल लॉ है और जो इस्लामिक शरिया हैं वो भी एक नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसमें भी फॉलो हो जाते हैं। तो MPL एक जज के हिसाब से यहाँ पे काम करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पे जूरिस्ट काम करता है, और इसका कोई धार्मिकता से, कोई ईश्वरवाद से कोई चीज़ें लेना देना नहीं है। तो दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एंग्लो मुहम्मद लॉ। तो यहाँ पे ब्रिटिश के समय की बातें बोली जा रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं। ब्रिटिश कोर्ट यहाँ पे क्या ट्रीट किया था, जूरिस्टिक ओपिनियन यहाँ पे MPL को क्या दिया था कि जो स्टैट्यूटरी लॉ इनेक्ट किया गया है लेजिस्लेचर में, वो इंसिस्ट कर रहा है ब्रिटिश डॉक्ट्रिन को प्रेसिडेंटेड, यहाँ पे ये चीज़ें इंसिस्ट करता हुआ नज़र आया। ब्रॉट ए लॉट ऑफ रिजिडिटी इन द MPL। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत सारे कठोरता के रूल भी ला के रख दिए। तो MPL को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो इंटर स्कूल बोरोइंग चीज़ें चल रही हैं, यानी स्कूलिंग चीज़ें चल रही हैं, इसको एक्सेप्टेड बाय द उलेमा, जो बैक 1939 में चीज़ें चली गई। तो उलेमा के लोग यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम लेके आ गए हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार से क्या वाई कैन नॉट दिस बी डन टुडे, तो यहाँ पे आज के डेट में रिफॉर्म क्यों नहीं आ सकता। MPL की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पे क्लर्जी लोग हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लोग हैं, जो वहाँ पे मौलवी लोग हैं, उनकी बातें कर रहा है क्लर्जी लोग, तो किस प्रकार से MPL में रिफॉर्म लेके आएंगे, ये देखने योग्य बातें हैं। ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपकी क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फेसिंग द हीट। तो यहाँ पे बलिया में कई लोगों की डेथ हो गई है, जो भी UP बिहार के बॉर्डर पे ये जगह पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी इश्यू निकल के आई है हीट वेव को लेके, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स को भेजा है और यहाँ पे इंक्वायरी और सर्वे हुआ है। तो यहाँ पे ये पाया गया है केवल हीट वेव नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अलग भी कारण हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हीट वेव को पहले, उसके बाद जो आज का न्यूज़ निकला है उसको देखेंगे। तो क्या है ये हीट वेव, तो आपको बता दें एक हाई प्रेशर डेवलप होता है अपर एटमॉस्फेयर में, और हीट को ये ट्रैप कर लेता है ग्राउंड से, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें यहाँ पे हीट एक्सट्रीम हो जाती है, जिसके कारण वेदर में हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो हाई ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ओशियानिक क्लाइमेट कंट्रीज़ के आसपास। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि देखिए क्वेश्चंस हीट वेव से आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में अभी चल रहा है। तो इसका डेफिनेशंस हीट वेव का अलग अलग कंट्री का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का अलग हो सकता है, या फिर स्वीडन का, नॉर्वे का अलग हो सकता है। तो अलग टेम्परेचर जो जूझ रहे हैं, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस हम स्वीडन में रह रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस हम फेस करते हैं, लेकिन यही जो टेम्परेचर यहाँ पे 25 हो गए, तो यहाँ पे 24 हो गए, तो यहाँ पे हीट वेव का कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कोई 45 डिग्री सेल्सियस सहारा में रह रहा है, तो अगर यहाँ पे इसके लिए ये चीज़ें नॉर्मल है। तो वही डिफरेंसेस की बातें बोली जा रही हैं क्लाइमेट को लेके। जो पीपल होते हैं यहाँ पे हॉटर क्लाइमेट को कंसीडर करते हैं और हीट वेव का सामना करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल पैटर्न को यहाँ पे अलग कंट्री में अलग तरीके से डील किया जाता है, दूसरे कंट्री में दूसरे तरीके से डील किया जाता है, इसलिए कोई फिक्स डेफिनेशंस नहीं दिया गया है। बहुत लंबा समर यहाँ पे देखा गया है, जिसके कारण क्या चीज़ें निकल के आई, तो इंटेंस हीट निकल के आई, जिसके कारण कई सारे रीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा है। खास करके बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जोनों में, दिल्ली में भी बहुत हद तक ये चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो किस प्रकार से टैकलिंग होगी हीट वेव की, यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कम से कम कोऑर्डिनेट करे मिलके और रिव्यू करे रिस्क किस प्रकार से हीट वेव चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तब जाकर के ये चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट सब मिलके यहाँ पे कार्य करें, तो पब्लिक की सेफ्टी यहाँ पे हो सकती है, नहीं तो इशू निकल के आएगी। मेडिकल क्या रिस्पांस किया है, हीट इलनेस इंक्लूड
यहाँ पे गिविंग ORS। तो किस प्रकार से इसको हम लोग डील कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, वो यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस की बातें बोली गई हैं। यहाँ पे फ्लूइड लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइफ सेविंग मेडिसिन, आइस पैक की बातें बोली गई हैं। और जो वार्ड और बेड हैं उसकी कूलिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, यानी हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं बीमारों के, उनके लिए भी कूलिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है कि नहीं, बाथिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं, पब्लिक प्लेसेस पे स्प्रिंकलिंग, रोड पे पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं, ओपन पब्लिक पार्क खुले हैं कि नहीं, गार्डन खुले हैं कि नहीं, ये सारी ग्राम पंचायत के समय से यहाँ पे जो कुकिंग शेड्यूल्स है मॉनिटर किया जाए रूरल एरिया में, और रिड्यूस किया जाए फायर हैजार्ड को। तो जो आग लग जाती है उसको भी रेगुलेट करने की यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ क्या, जो ब्लॉक हैं, विलेजेस हैं, और नीड टू फॉर्डर वाटर फॉर एनिमल, तो हमारे एनिमल को भी लेफ्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मेडिकल की तरफ से रिस्पांस के रूप में बताई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें कंफर्म नहीं है कि ये सारी चीज़ें चली हैं कि नहीं है। तो इस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जो अभी आपको यहाँ पे चीज़ें बताया, तब जाके कहीं ना कहीं हीट वेव हम लोग कम कर सकते हैं या फिर रोगों को रिलीफ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मात्रा में डेथ भी होती जा रही है। जेट इंजन की जो डील हुई है उसकी डिटेलिंग को यहाँ पे अगर देखें तो यूएस, इंडिया और यूएस में जो डीलें हुई हैं वो हम देख लेते हैं। तो यूएस इज़ एन ऑलमोस्ट डन डील, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डील है लगभग हो गया है। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जनरल इलेक्ट्रिक GE कंपनी और हिंदुस्तान की हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में हुआ है। तो जनरल इलेक्ट्रिक, ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम से क्वेश्चंस एक लाइन में तो बन ही जा सकते हैं। तो इन कंट्री के बीच में डील हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियली बताई है। इंजन डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2012 में हुआ GE और हाल के बीच में, और F41 इंजन जो कि 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था 2012 में। आज की डेट में बात करें तो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हाल की बातें बोली जा रही हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और GE के बीच में। तो GE का जनरल इलेक्ट्रिक इसका पूरा नाम है। तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और हाल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें बोले जा रहे हैं, आज के समय की बातें बोले तो 100% अभी भी नहीं है, 80% है ये। दूसरी तरफ ऐसी जो ट्रांसफ़र है पहले बिल्कुल भी नहीं हुई, और जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है दोनों कंट्री के बीच में ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया और USA का जो ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, और प्रगाढ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दोनों कंट्री के जो कंपनी है ये मिलके मैन्युफैक्चर करेंगी F41 इंजन। ये याद रखिएगा, यही इंजन की बातें बोली जा रही हैं जो कि यूज होगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में। ये इंडिया का इंडिजिनस फ्लाइट है, इंडिया का इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है, ये इसमें यूज होगा। तो एम के सेकेंड इंडिया में ये चीज़ें यूज होंगी, जिसके कारण अपना टेक्नोलॉजी भी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। कुछ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें बोली गई हैं, जैसे कि कोटिंग कोरोजन की बातें बोली जा रही हैं, कास्टिंग मशीनिंग कोटिंग की बातें बोली जा रही हैं, टरबाइन ब्लेड की बातें बोली जा रही हैं, कास्टिंग और मशीनिंग कोटिंग ऑफ नोजल गाइड की बातें बोली जा रही हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनके ट्रांसफ़र करने की बातें बोली जा रही हैं। PMC क्या है, पॉलीमर मैट्रिक कंपोजिट, बाईपास पॉलीमर डक्ट, सेरेमिक मैट्रिक कंपोजिट, ये CMC, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिसके कारण और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस होगी। और जो आपका लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल है वो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट है, वो आपका और अपग्रेड होता हुआ नज़र आएगा। F414 जो सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करेगा कैपेबिलिटी LCA Mk2 की, और इस इंजन को जो प्रोटोटाइप था इसको नए वर्जन में लेके आएगा। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 6500 kg के आसपास अब हो जाएगी, पहले इतना 3500 kg के आसपास था। तो ये चीज़ें हैं जो अपग्रेड कर दी जाएंगी। US का डिफेंस ऑफिशियली ये स्टेटमेंट निकला है कि यहाँ पे अभी भी कुछ कॉमर्शियल टर्म्स हैं, अभी भी फाइनलाइज होने बाकी हैं, कुछ 100% क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए कुछ कॉमर्शियल डील हैं जो होने बाकी हैं। डील ये दिखाता है कि US का ट्रस्ट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बिल्कुल है और जो रेजीम है वो टेक्नोलॉजी रिमेन सिक्योर रहेगी। तो यहाँ पे आपको बता दें, किसी भी कंट्री की दूसरे कंट्री से कोई भी डिफेंस की डील होती है तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आ जाती है, यानी आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी और कंट्री पे, एक डील होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएसए से ले लिया और यूएसए जाके पाकिस्तान को दे दिया या फिर रसिया को दे दिया या फिर चाइना को दे दिया, तो ये चीज़ें न हो सकें इसलिए ऐसी डीलें होती हैं। और यूएसए भी दिखाया है कि हाँ, यूएस एक कॉन्फिडेंस अपना दिखाता हुआ नज़र आया कि मिलिट्री जो है इंडिया की वो ट्रस्टवर्दी है, इंडिया ट्रस्टवर्दी है, ये सिक्योर है, चीज़ें लीक नहीं होंगी, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जर्मन लेड एक एयर डिफेंडर 2023 चीज़ें चली हैं। यहाँ पे 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 25 नाटो मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। जापान और स्वीडन भी इनमें से एक है। तो एयर डिफेंडर 23 जर्मन कंट्री यहाँ पे लीड किया है। किस चीज़ को डील करने के लिए? तो रसिया यूक्रेन कंट्री को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा कैची हैं, किस प्रकार से ये डील हो रही हैं, किस प्रकार से एयर में एक्सरसाइजेज ये हो रही हैं। ब्रिटिश मिलिट्री स्पाइस फ्राइडे को क्या करी है? तो रसिया को ये चीज़ें बोली है कि जो आप डॉल्फिन को तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए, तो देखिए ट्रेनिंग यहाँ पे कहाँ पे दिया जा रहा है? तो क्रीमियन पेनिनसुला, जो क्रीमिया को 2014 में हथिया लिया था, जिसके कारण G8 कंट्री से G7 कंट्री बन गई थी। एक कंट्री रसिया निकाल दी गई थी और निकल गया था, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्स यहाँ पे उस सब चीज़ को देख रही है और ब्रिटिश की मिलिट्री स्पाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि डॉल्फिन को आप लड़ाई के लिए तैयार करना बंद करिए। तो कौन सी कंट्री है लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है? तो रसिया कहाँ पे? क्रीमियन पेनिनसुला में। कौन सी कंट्री यहाँ पे इन्फॉर्म कर रही है? ब्रिटिश। ये चीज़ें याद रखिएगा। पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री यहाँ पे न्यूज़ दी है कि 350 पाकिस्तानियों की यहाँ पे डेथ होती हुई नज़र आई है, जो कि ओवर क्राउडेड फिशिंग बोट में यहाँ पे जा रहे थे, जो कि ग्रीस के मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे लोगों की डेथ हो गई। कम से कम 700 प्लस मेंबर एक ही बोट पे सवार थे, जिसके कारण वो बोट जो है कैप्साइज हो गई, यानी पलट गई, जिसके कारण वहाँ पे लोगों की डेथ हो गई। आपको बता दें, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके ग्रीस जाने वाले मुस्लिम मैक्सिमम वहाँ पे बोर्ड किए हुए थे उस बोट पे, जिसके कारण एक डेडलीस्ट इंसिडेंट मेडिटेरेनियन सी में ये चीज़ें हुई हैं और ये इंसिडेंट हुआ है, जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ आ गया है। अब नाटो की अगर बात कर रहे थे हम यहाँ पे यूक्रेन से, तो हम नाटो की बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नाटो की बैकग्राउंड आपको यहाँ पे देख ले, तो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बना देगा। और 31 मेंबर के आसपास इसमें है, जिसमें 29 यूरोपियन यूनियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। इस्टेब्लिश की गई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, तो ये इसको 4 अप्रैल 1949 में स्थापना करी गई थी। तो कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी इसके जो भी मेंबर होंगे उस मेंबर को कोई भी हाथ लगाएगा तो ये सारे के सारे मिलके इस पे अटैक कर देंगे। तो ये इसका डील था, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मोटो की बात करें तो ए माइंड अनफेटर डेलिब्रेशंस यहाँ पे इसका मोटो है। नाटो का मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यहाँ पे मिलिट्री की हेडक्वार्टर करी जाए तो मोन्स बेल्जियम में है। रिसेंटली यहाँ पे फिनलैंड इसका मेंबर बना हुआ है 4 अप्रैल 2023 को, और 74 साल के बाद इसमें कोई ऐड हुआ है। स्वीडन जो है अभी वेटिंग लिस्ट में है, ये भी ज्वाइन करने का अपना इच्छा प्रकट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आशा करते हैं ये चीज़ें नाटो को लेके आपको डिटेलिंग क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से यूपीएससी हमेशा खोज के लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीजिंग में बहुत सारा हीट वेव यहाँ भी परेशान किया है, 40 डिग्री के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आया है, और जो कि 185 रेड अलर्ट्स यहाँ पे इशू किए गए हैं यहाँ पे। तो जो नॉर्दर्न ईस्टर्न चाइना है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, इन चाइना में यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं।
वायलेंस यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कहाँ पे, वेस्ट बैंक। पिछले ही वीडियो में मैं वेस्ट बैंक पढ़ाया हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पाइरल आउट हुआ है, यहाँ पे जो कंट्रोल हो रहा है फ़लस्तीनियन इजराइल वाले रीजन में ये इशू निकल के आ रही है, यहाँ पे वायलेंस चल रहा है। 31 लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड माइन है जो बंद कर दिया गया था, 31 लोग यहाँ पे डेथ कर गए हैं ये माइंस में। तो ये यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, गोल्ड माइन थी, यहाँ पे 31 लोग की डेथ हो गई है ऑक्सीजन की कमी से। अभी जो इंडिया जो है टेस्ट का वर्ल्ड कप 2 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी जो इंडिया का टेस्ट में परफॉर्मेंस है वो देखिए, 35 मैचेज हम लोग जीते हैं, परसेंटेज जीतने की 62%। ऑस्ट्रेलिया 33 जीता है, उसका जीतने की परसेंटेज 57.58%। टेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस यूपीएससी में बनाया गया है, यहाँ पे पिछले बार का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस है। अब बहुत सारे लोग हम आशा करते हैं वो क्वेश्चंस गलत किए होंगे। और इंग्लैंड यहाँ पे 50 में से 50 मैच हुआ जिसमें 46% मैच, तो अभी भी भारत फर्स्ट पोजीशंस पे है। यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2019 से 23 की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया का 17 मैच हुआ है और 76% की रेटिंग, न्यूजीलैंड यहाँ पे 75%, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 73%। ये इसकी डिटेलिंग है। हम वर्ल्ड कप तो हार गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन पुनः हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों की रैंकिंग कितनी अच्छी है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को इस चैनल के दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।